नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। मन की बात मन से कही। आज अमित शाह ने भी अपनी मन की बात मन से कही है, बिहार वालों के लिए कही है। अमित शाह ने आज अपने संबोधन में कहा कि बिहार में हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आ गए हैं। यानी कि लालटेन युग उन्होंने लालू यादव के लिए कहा, और जो एलईडी की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार और बीजेपी की जो सरकार वहां पर चल रही है उसके लिए कहा। आज अमित शाह ने जो कुछ कहा, अगर उसका हेडलाइन कहे कि इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो साफ किया बात अपनी, उन्होंने कहा कि इस बार जो अक्टूबर या नवंबर में जो चुनाव बिहार में होने वाले हैं वो चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसको लेकर कई सारे अटकलें चल रही थी। एलजेपी जो कि उनका एनडीए का पार्टनर है, लगातार चिराग पासवान सवाल उठा रहे थे नीतीश कुमार को लेकर। उस पर आज पर्दा उठ गया। अमित शाह ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और वही अगली बार जब भी सरकार बनेगी चुनाव जीतने के बाद, तो नीतीश कुमार ही वहां के सीएम होंगे, यानी बिहार के सीएम होंगे। एक बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरा कि इस बार का जो कोरोना काल में जो चुनाव होने वाला है वो पूरी तरीके से वर्चुअल होगा, यानी डिजिटल चुनाव होने जा रहा है। ये तमाम बातें हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज किस तरह से बिहार में चुनावी थाली बजी है, कैसे कैसे आरोप लगे, अमित शाह ने कैसे जवाब दिए, इन तमाम चीज़ों का मतलब मैं आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए मन कही। अमित शाह ने आज बहुत सारी बातें कही। उन बातों का मतलब क्या है और इससे पहले आरजेडी ने किस तरह से थाली बजाकर इस रैली का विरोध किया, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले अमित शाह ने क्या भूमिका बांधी और किस तरह से अपनी बातों को रखा और बिहार में किस तरह से चुनावी बिगुल बज गया, ये मैं आपको बता रहा हूं। अमित शाह कहते हैं कि लूट एंड ऑर्डर, यानी लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने की है। अपनी पीठ थपथपाते हुए अमित शाह ने कहा है कि लूट एंड ऑर्डर, ध्यान रखिएगा शब्दों का क्या अर्थ है। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने की है। यानी कि लालू की जब सरकार थी, आरजेडी की जब सरकार बीजेपी वहां पर बिहार में थी, तो उस समय सिर्फ लूट खसोट हुआ, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं थी। जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, उसमें बीजेपी ने अपनी साझेदारी दी है, तब से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तक आ गए हैं। यानी हमने वहां से लेकर यहां तक यात्रा की। जंगल राज से जनता राज तक हम आए हैं। फिर से जो आरोप लगा आरजेडी पर कि वो कह रहे हैं कि जंगल राज से हम जनता राज तक लेकर आए हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष और खास तौर से आरजेडी पर करारा हमला बोला, जोरदार हमला बोला, बोलता ही रहा, उन्होंने बोलते ही रहे। साथ ही कोरोना संकट में सरकार के जो कदम उठाए हैं, जो केंद्र सरकार ने या नीतीश सरकार ने, उसकी भी जानकारी दी, वो भी लोगों को बताया। यानी कि आज अमित शाह भले ही ये कह रहे हो कि ये चुनावी कोई सभा नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बातों को रखा, उससे लग तो यही रहा था कि ये बिहार में जो चुनाव की तैयारी है वो तो पहले से शुरू हो गई थी पर्दे के पीछे, लेकिन अब खुलकर सामने आने की बारी है। दरअसल बिहार में बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव जो इलेक्शन 2020 को लेकर
जो है वो शंखनाद कर दिया है, इसको शंखनाद माना जा रहा है। बीजेपी के दिग्गज नेता हैं अमित शाह और इस वक्त देश के गृह मंत्री भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं अमित शाह। और अमित शाह की कार्यशैली, उनकी दक्षता सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया ने इसका लोहा माना है। और उन्होंने आज देश की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित किया। यह वर्चुअल रैली ऐसा माना जा रहा है कि देश का पहला वर्चुअल रैली है ये। नाम था इसका बिहार जन संवाद रैली। इसके जरिए अमित शाह ने स्पष्ट किया कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। भाई ये ऐसे कैसे हो सकता है? संबंध तो है, हालांकि उन्होंने माना नहीं, उन्होंने कहा नहीं अपने मुंह से, लेकिन माना यही जा रहा है कि इसका संबंध बिहार के चुनाव से सिर्फ संबंध नहीं है, आज से ढोल नगाड़े बज चुके हैं। खुले मैदान में बिहार की जो चुनावी मैदान है उसमें खुले तौर से पार्टियां आएंगी। मुख्य मुकाबला आरजेडी और जेडीयू गठबंधन, यानी जेडीयू बीजेपी और आरजेडी के बीच में होगा। अब आरजेडी चुनाव कैसे लड़ती है, कांग्रेस उसमें कितना साथ निभाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो अमित शाह की रैली की चर्चा कर रहे हैं। अमित शाह अपनी रैली में क्या क्या कहा, उसके मायने क्या हैं, उसके मतलब क्या हैं, और इस रैली का विरोध आरजेडी ने कैसे किया, फिर जेडीयू ने इसका कैसे जवाब दिया। आगे बढ़ते हैं। कोरोना संकट में हम जनसंपर्क को अपने संस्कार जो हैं, बीजेपी ने ऐसा कहा, उसको भुला नहीं सकते। कोरोना महामारी की वजह से जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उन सभी के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। अमित शाह ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत विजयी होगा। और क्या क्या बातें कही ये भी मैं आपको बताऊंगा। और उनके संबोधन के, उनके भाषण के मैं 10 बड़ी बातें आपको बताने जा रहा हूं कि 10 बड़ी बातें क्या रही और इन बातों का मतलब क्या है, बिहार के चुनाव में इसको किस तरह से देखा जा रहा है और इसका असर क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करता हूं जो अमित शाह ने कहा कि बिहार की भूमि ने हमेशा देश का नेतृत्व किया। कैसे? बिहार जन संवाद रैली को जब संबोधित कर रहे थे अमित शाह, उस वक्त उन्होंने कहा कि बिहार की धरती ने ही पहली बार दुनिया को लोकतंत्र का अनुभव कराया। जहां महान मगध साम्राज्य की बात की, उन्होंने कहा कि मगध साम्राज्य की नींव डाली गई इसी बिहार में। इस भूमि ने हमेशा भारत का नेतृत्व किया। देश की आजादी के बाद जब कांग्रेस पार्टी की नेता इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया, तब बिहार की जनता ने ही जेपी आंदोलन करके फिर से एक बार लोकतंत्र को स्थापित करने का काम किया। भारत पर जब भी संकट आया है, तब तब बिहार की भूमि भारत के लिए संकट मोचक बनी है। कहने का मतलब है, इसका अर्थ मैं बताता हूं। जो उन्होंने पहले ये बात कही संबोधन की, जो बड़ी बात थी, इसका मतलब यह है कि इस वक्त देश बड़े ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और किस तरह से कोरोना संकट चल रहा है देश में, और उस संकट का असर बिहार पर कितना पड़ा है। खासकर वो वर्ग जिसको हम श्रमिक वर्ग कहते हैं, उसको लेकर जो राजनीति हुई, उसको लेकर जो आरोप लगे सरकार पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या नीतीश सरकार हो, शायद उनके मन में यह बात चल रही थी, अमित शाह के मन में, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार की भूमि, उसकी ताकत का एहसास कराया आज अपने भाषण में। जब वो संबोधित कर रहे थे तो जो बिहार की भूमि की बात वो कर रहे हैं, उसका गुणगान जो कर रहे थे, वो शायद उसको जोड़कर देखा जा रहा है। इसका मतलब भी यही है। दूसरी बड़ी बात मैं बताता हूं, उनके संबोधन की दूसरी बड़ी बात क्या थी।
उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक दल का गुणगान गाने की रैली नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि आज जो रैली है वो इसलिए नहीं है कि मैं ये कहूं कि बीजेपी ने ऐसा कर दिया, नीतीश सरकार ने ऐसा कर दिया, हमारी सरकार ने ऐसा कर दिया। ये गुणगान नहीं है। विपक्षी पार्टी आरजेडी के थाली बजाकर विरोध जताने पर अमित शाह ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि देर सवेर पीएम नरेंद्र मोदी की अपील को उन्होंने माना। दरअसल हुआ क्या था कि इस रैली का विरोध किया है आरजेडी ने, और उस विरोध में उन्होंने थाली बजाया। तेजस्वी यादव, उनकी मां राबड़ी देवी, तेज प्रताप, सब मिलकर उन्होंने थाली बजाकर इस रैली का विरोध किया था। उसी पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने यह बात कही। लेकिन साथ में उन्होंने यह भी कहा कि देर सवेर से ही सही पीएम मोदी की अपील को उन्होंने माना। जो थाली बजाने की अपील पीएम मोदी ने की थी उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्हें अच्छा लगा कि विपक्ष ने ताली बजाकर कोरोना को भगाने के लिए काम किया। वो साफ साफ कहते हैं और बार बार कहते हैं कि इस रैली का चुनाव से कोई संबंध नहीं है। चलिए, अमित शाह को जो कहना था वो कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों को समझना है वो लोग समझ रहे हैं कि इस रैली का किस चीज से मतलब है और ये रैली क्यों किया गया। और वो बार बार ये भी कह रहे हैं साथ में कि ये राजनीतिक दल के गुणगान करने की रैली नहीं है, और बात भी अपनी कहते जा रहे थे। ये रैली जनता को जो उन्होंने कहा, मैं वो बात आपको दोहरा रहा हूं, मैं वो बातें आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये रैली जनता को कोरोना के खिलाफ जंग में जोड़ने और उनके हौसले बुलंद करने के लिए। चलिए, विपक्ष पर करारा पलटवार किया। ये कंट्राडिक्टरी है थोड़ा सा, लेकिन सुनिए, समझिए। जो उन्होंने कहा उसको मैं दोहरा रहा हूं, बता रहा हूं। इसका मतलब कैसे निकाला जाए, कुछ तो बातें मैं बताऊंगा, बाकी बिहार की जनता खुद बहुत समझदार है। और जो लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं वो इसका मतलब बखूबी निकाल लेंगे कि दरअसल अमित कहना क्या चाह रहे हैं, इशारा क्या कर रहे हैं और किसको सुना रहे हैं। लेकिन विपक्ष पर उन्होंने करारा पलटवार कैसे किया। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ वक्र दृष्टि वाले लोग इसे चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। आरजेडी पर हमला था। उन्हें मैं कहता हूं कि किसने रोका है। वो दिल्ली में बैठकर मौज करने की जगह दिल्ली से लेकर पटना और दरभंगा की जनता को जोड़ने के लिए एक वर्चुअल रैली ही कर लेते। तेजस्वी का नाम लिए बगैर अमित शाह ने कहा, बिहार के एक नेता मजदूरों को लेकर बयान दे रहे थे, वे बताएं कि वो कहां के हैं, दिल्ली के हैं कि बिहार के हैं। मैं इसका मतलब समझाता हूं। अमित शाह ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल जब मजदूरों के पलायन की बात हो रही थी उस वक्त करीब 1 महीने से तेजस्वी यादव दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। लोग राहत की बात कर रहे थे, राहत पहुंचाने की बात कर रहे थे, मजदूरों के पलायन को रोकने की बात कर रहे थे, या जो लोग घर जाना चाहते थे उनको कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार काम कर रही थी, बिहार सरकार काम कर रही थी। और ये बाहर से बैठकर तेजस्वी यादव सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे, खुद बिहार में नहीं थे। उनका कहना क्या था, सफाई क्या दे रहे थे। वो कह रहे थे कि लॉकडाउन है, मैं बिहार कैसे जाऊं। थोड़ा रिडिकुलस है, हास्यास्पद है ये। क्या लॉकडाउन में जो बड़े लोग थे, क्या उनका मूवमेंट नहीं हो रहा था। एक आरजेडी जैसी एक पार्टी जो बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उसका नेता ये कहे कि मूवमेंट नहीं था इसलिए मैं लॉकडाउन में नहीं जा पा रहा था, ये थोड़ा गले के नीचे ये बात उतर नहीं रही। उसी पर ये कटाक्ष था अमित शाह का कि बाहर से बैठकर आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आपने बिहार के लिए किया क्या इस नाजुक दौर में, इस संकट के घड़ी में आपने आगे आकर किया क्या। शाह बोले कि बिहार में हम बाहुबल से विकास बल तक आए हैं। हालांकि वो ये चुनावी भाषण नहीं दे रहे थे बकौल अमित शाह, लेकिन बार बार गाड़ी का जो स्टीयरिंग है ना, वो
घूमकर आरजेडी की तरफ ही चला जा रहा था, क्योंकि आरजेडी ने इस रैली का विरोध किया था। बात करते हैं कि हम बात करने वाले हैं कोरोना और संकट में कैसे लोग साथ हैं, लेकिन साथ में आरजेडी को लेकर चल रहे हैं। उनका ध्यान प्रॉपर रखा है अमित शाह ने, और उनको उनकी एक किए कि जो उन्होंने बिहार के लिए किया है वो बातें भी याद दिलाते हुए चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बिहार को कहां तक ले आए, विकास बल तक आए। अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में हम लालटेन युग से एलईडी युग तक आए हैं। लूट एंड ऑर्डर से लॉ एंड ऑर्डर तक की यात्रा हमने की है। जंगल राज से जनता राज तक हम आए हैं। बाहुबल से विकास बल तक आए हैं। लगातार हमला है, देखिए ध्यान से सुनिए। और चारा घोटाले से डीबीटी तक की यात्रा पीएम मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक तय की है। शाह ने कहा कि मैं परिवारवादी लोगों को आज कहता हूं, अपना चेहरा आईने में देख लीजिए। याद कीजिए 1990, यही अमित शाह ने भी याद दिलाया वो दौर क्या था। 1990 से 2005 के दौरान इनके शासन में, यानी आरजेडी के शासन में, बिहार की विकास दर उन्होंने याद दिलाया। विकास दर क्या था उस समय? विकास दर उन्होंने जो कहा वो कहा कि 3.19 यानी 3.19% थी। आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये 11.3% तक विकास दर पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार ने किया है, यह अमित शाह ने दावा किया। आगे बात करते हैं, नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है वो कैसे भा रहा है बीजेपी को। अमित शाह की एक और बड़ी बात लेते हैं, उनके भाषण की एक और बड़ी बात। नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी, ऐसा उनका कहना है। एनडीए के बारे में कह रहे हैं कि वो एनडीए अपना परचम फिर से लहराएगा। यानी कि साफ है कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में अगला चुनाव भी लड़ा जाएगा, क्योंकि इनके नेतृत्व पे एलजेपी ने सवाल उठाया था। राजनीतिक गलियारों में कुछ चर्चाएं हो रही थी कि क्या ऐसा भी होगा बाकी स्टेट और राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए, कि क्या चुनाव जीतने के बाद अगर बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनती है बिहार में, तो वो अपने पार्टी से किसी नेता को विधायक दल का नेता बनाकर उसको सीएम की कुर्सी दे देंगे, या फिर नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। तो इन्होंने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम होंगे अगर चुनाव जीतते हैं। तो ये अगर वाली बात मैं कह रहा हूं, वो तो कह रहे हैं कि हम 2/3 से बहुमत लाएंगे। ये दावा है अमित शाह का। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले समय में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमारा यकीन है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत दर्ज करेगी, लेकिन यह समय राजनीति का नहीं, कोरोना से लड़ने का है। बार बार अमित शाह मुझे लगता है कंफ्यूज थे। उन्हें बात कुछ और करनी थी, बात कुछ और करते थे। उन्हें राजनीति भी करनी थी, राजनीति नहीं भी करनी थी। लोगों को यह बताना था कि कोरोना से हम लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं, लेकिन जो उनका टारगेट था, टारगेट समझते हैं ना, जो लक्ष्य उनका था बेसिकली वो आरजेडी को घेरने का और बिहार में चुनाव की तैयारियों को बताने का था। वो चाहे अनचाहे उनके जुबान से वो निकल जा रही थी बातें। खैर, तो उन्होंने जो कहा मैं वो आपको बता रहा हूं कि ये समय राजनीति का नहीं, कोरोना से लड़ने का है। इसलिए हमें एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। बीजेपी की शक्ति इसका संगठन है। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सेवा ही संगठन है। चलिए मान लेते हैं। एक और बड़ी बात उनके संबोधन की लेते हैं। वो कहते हैं कि देश की तरक्की के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी। बिहार जनसंवाद रैली में अमित शाह ने कहा कि देश की तरक्की के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी है।
2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत का विकास जो अब तक चला उसमें पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत के विकास में बहुत बड़ा अंतर है। आजादी के समय जीडीपी के अंदर पूर्वी भारत का योगदान बहुत ज्यादा होता था, परंतु आजादी के बाद से जिस प्रकार से सरकारें चली उन्होंने पूर्वी भारत के विकास से मुंह मोड़ लिया था और परिणाम ये कि पूर्वी भारत पिछड़ता गया। पीएम मोदी ने 6 साल के अंदर करोड़ों गरीबों के जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास किया। ये सब कौन कह रहा था? अमित शाह कह रहे थे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं वही बात कह रहा हूं जो अमित शाह ने कहा और उसका जो मतलब है वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। बाकी ये दुनिया जानती है कि बिहार की जनता खुद समझदार है, कौन क्या कह रहा है उसका क्या मतलब है। लेकिन मुझे जितना समझ में आता है, क्योंकि मैं खुद बिहार से रहने वाला हूं, बिहार का रहने वाला हूं, तो बिहार की राजनीति जितना कुछ मुझे समझ में आती है, और क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो थोड़ा सा आगे पीछे जोड़कर घटाकर और एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी सोचता हूं। अगर आप सीधे कोई बात कहते हैं तो हम उसको पलट कर देखने की कोशिश करते हैं, शायद यही पत्रकारिता है। खैर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो कहा कि जिसका सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हुआ तो वो पूर्वी भारत के लोगों को हुआ, यानी कि गरीबों का जो भला किया पीएम मोदी ने, वो पीएम मोदी ने किया। मोदी सरकार ने लिया एक संकल्प लिया जो कि एक देश एक राशन कार्ड का फैसला। एक बड़ी बात उन्होंने जिक्र किया कि एक देश एक राशन कार्ड का जो फैसला है केंद्र सरकार का, उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि बिहार के लिए जो 1.25 लाख करोड़ यानी 1.25 लाख करोड़ की जो बात होती है रुपए पैकेज हमने दिया था, तो उसे हमने वास्तविकता में बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अभी पिछली कैबिनेट की बैठक में एक देश एक राशन कार्ड का फैसला लिया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के मजदूर देश के कई हिस्सों में काम करते हैं। इससे अब श्रमिक भाई बहन अपने हिस्से का राशन देश में कहीं पर भी हों वहां प्राप्त कर सकेंगे। मजदूरों को लेकर केंद्र सरकार और नीतीश कुमार की सरकार लगातार घेरी जा रही थी, उनको घेरा जा रहा था, तो उन मजदूरों की बात करना भी आज जरूरी था, इसलिए शायद अमित शाह ने यह बात कही। अमित शाह ने आगे कहा कि आवास, बिजली, बैंक खाते, स्वास्थ्य सेवाएं, गैस सिलेंडर, शौचालय, ये सब तो मोदी सरकार 2014-2019 तक के कार्यकाल में ही दे चुकी थी। 2019 में पीएम मोदी ने जल शक्ति मंत्रालय गठित करके देश के करीब 25 करोड़ लोगों के घर में नल से शुद्ध जल पहुंचाने की योजना शुरू की। किसानों के मुद्दे पर भी शाह बोले। किसानों के मुद्दे पर शाह का राहुल गांधी को जवाब था। लगातार राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, उसका जवाब आज शाह ने दिया, अमित शाह ने दिया। अमित शाह ने इस दौरान राहुल गांधी पर भी जमकर बोले। बीजेपी नेता ने कहा कि राहुल गांधी हमेशा कहते थे कि किसानों का कर्ज माफ करो। जब 10 साल उनकी सरकार रही तो वो दावा करते हैं कि करीब 3 करोड़ किसानों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। वहीं पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 9.5 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 72,000 करोड़ रुपए हर साल डालने की व्यवस्था की। बिहार के लोगों का पसीना इस देश के विकास की नींव में लगी हुई है। अमित शाह इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि बिहार के लोगों का पसीना किस कदर, कैसे इस देश के विकास की नींव में लगी। अमित शाह चुनाव की बात नहीं कर रहे थे, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। ये उन्होंने कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अमित शाह ने कहा है कि आज वो चुनाव की बात नहीं कह रहे। उन्होंने क्या कहा कि बिहार के लोगों का पसीना इस देश के विकास की नींव में है। अमित शाह ने कहा कि करीब 1.25 करोड़ प्रवासी मजदूरों को हजारों ट्रेनों के माध्यम से उनके घरों तक पहुंचाया गया। उनके लिए भोजन की व्यवस्था की गई, पीने के पानी की व्यवस्था की गई, उनके गृह राज्यों में क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई। उन्होंने कहा कि मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि देश का कोई भी हिस्सा, चाहे मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु हो,
जो विकसित हैं इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में है। जो लोग उन्हें अपमानित करते हैं वो प्रवासी मजदूरों के जज्बे को नहीं समझते हैं। इसको समझिए, मैं समझाता हूं आपको। ये जो पूरे भाषण में जो मजदूरों की बात की और इतने मजबूती के साथ मजदूरों की क्षमता की जो बात की, उसका मतलब समझिए कि इस बार बिहार का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में जो मजदूर, जो प्रवासी, जो श्रमिक वापस लौटे हैं बिहार में, उनकी भूमिका बड़ी होने वाली है। यानी कि इस बार के बिहार के चुनाव में जो मजदूर, जो श्रमिक मजदूर आए हैं, उनकी भूमिका अहम होने वाली है। ये बात हर पार्टी जानती है। इसलिए अमित शाह ने इनके महत्व को गिनाया, इनके पसीने को गिनाया, इनके योगदान को गिनाया। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। आगे आप सोचिए कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है। मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों से इस बार बिहार पहुंचे हैं। उनके साथ क्या दिक्कतें हुई, क्या परेशानी हुई, वो खुद समझते हैं और इसका जवाब वो कैसे देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो ये बात अमित शाह की मैंने बताई कि उन्होंने मजदूरों के लिए क्या बताया, और अब ये मजदूर तय करेंगे कि उन्होंने इसको कैसे लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे अमित शाह ने कहा कि 130 करोड़ जनता पीएम मोदी के साथ कोरोना की लड़ाई में खड़ी है। शक नहीं है इसमें, मैं भी कहता हूं खड़ी है। अमित शाह ने कहा कि देश की 130 करोड़ जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह खड़ी है। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने को कहा, चाहे दिया जलाने को कहा, चाहे सेना के जवानों के जरिए आकाश में ऊपर मतलब स्काई आकाश से कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाने की बात हो, यह सब पीएम मोदी की अपील ही थी। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा, मगर जो कह रहे उनको यह मालूम नहीं कि यह राजनीतिक प्रोपेगेंडा नहीं है। यह भी लोग तय करेंगे ये प्रोपेगेंडा था या नहीं। अमित शाह अपनी बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं लोग अपनी बात कहेंगे। अमित शाह कहते हैं कि यह देश को एक बनाने की मुहिम थी। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल प्रयोग किए बगैर, काबिल तारीफ है, मैं भी कहूंगा कि पुलिस बल प्रयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। वास्तव में ये काबिल तारीफ है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या है देश में और एक आवाज पर सभी लोग घर में बैठ गए, कोई घर से बाहर नहीं निकला और लॉकडाउन का लोगों ने पूरा समर्थन किया। तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी की जो वर्चुअल रैली के खिलाफ ये तमाम बातें जो हुई, अब मैं बात कर रहा हूं कि इससे पहले आरजेडी ने किस तरह से वहां पर राजनीति की। अमित शाह की रैली थी, उसके पहले उस रैली के खिलाफ आरजेडी किस तरह से थाली पीटो कैंपेन चलाया। पार्टी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और राबड़ी देवी ने थाली बजाकर विरोध जताया। लेकिन आरजेडी के इस प्रदर्शन के खिलाफ जेडीयू भी पीछे नहीं रहने वाली थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ताली बजाओ कैंपेन चला दिया। वाह रे बिहार, तू डाल डाल मैं पात पात, ऐसा ही कुछ किया जेडीयू नेताओं ने। जेडीयू नेताओं ने ताली बजाकर आरजेडी को घेरा। जेडीयू का जो ताली बजाओ अभियान था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड के जो नेता हैं नीरज कुमार, उनके नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने ताली पीटो एक अभियान चलाया। इस मौके पर बिहार सरकार में जो सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं नीरज कुमार, उन्होंने आरजेडी को जमकर घेरा, जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी के नेता को बताना चाहिए
कि शहर में जो पोस्टर लगे हैं लालू यादव, शहाबुद्दीन, राजवल्लभ जैसे लोग जो जेल के अंदर बैठकर थाली बजा रहे हैं, जिसे देख बिहार की जनता अब ताली बजा रही है। बिहार की जनता इसलिए खुश है कि भ्रष्टाचार के आरोपी, दुष्कर्म के आरोपी जैसे लोग जेल में हैं। यानी कि बिहार में अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है, और जहां आरोप प्रत्यारोप शुरू होता है समझिए कि राजनीति शुरू हो गई, जहां राजनीति शुरू हो गई समझिए कि चुनाव आने वाला है। नीरज कुमार इस मौके पर आरजेडी नेता जो तेजस्वी यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेज प्रताप यादव हैं, तब उसको कहते हैं ना कि जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि जिन मजदूरों की आप बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव ये बताएं कि वो वही मजदूर हैं उसी आरजेडी के शासनकाल से त्रस्त होकर बिहार के बाहर जाने पर मजबूर हुए थे। यानी कि जो पलायन हुआ था, सबसे ज्यादा पलायन लालू के जमाने में हुआ, और उसी पर आप राजनीति कर रहे हैं। कोरोना की वजह से घर वापसी करने वाले मजदूर अब बिहार से वापस जाना नहीं चाहते, ये जेडीयू ने दावा किया है। हमारी सरकार घर वापसी करने वाले सभी मजदूरों को बिहार में ही रोजगार मुहैया कराएगी। लेकिन आरजेडी नेताओं को लूट खसोट से ही कभी फुर्सत नहीं मिली, ये जेडीयू का आरोप है आरजेडी पर, ऐसा वो कह रहे हैं। इसलिए आरजेडी आज सड़क पर आ चुकी है। आज मजदूरों के हितैषी बनने का नाटक कर सड़क पर ही थाली बजा रहे हैं, और जनता आरजेडी की हालत देखकर ताली बजा रही है। राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप ने आज इनके विरोध में, अमित शाह के विरोध में, उनके रैली के विरोध में थाली बजाकर उनका विरोध किया। अब मैं आपको इसका कंक्लूजन बता रहा हूं। जो कुछ हुआ वो दरअसल 3-4 चीजें जो बड़ी बातें हैं, 3-4 जो बड़ी बातें हैं उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं। एक नोट कीजिएगा, ये जितना कुछ मैंने बोला कि बिहार में चुनावी थाली बज गई है, और अमित शाह ने साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि एनडीए जो चुनाव लड़ने जा रहा है इस बार बिहार में, वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। दो बातें हो गई। तीसरी बात कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होगा। कोरोना काल का चुनाव वो वर्चुअल तरीके से होगा, यानी कि चुनाव प्रचार, आरोप प्रत्यारोप जितने भी होंगे वो डिजिटल चुनाव प्रचार होगा इस बार। तो कोरोना के बाद जो सबसे बड़ा एक चुनाव होने वाला है वो बिहार का चुनाव होने वाला है, और इस मैदान में 2 खिलाड़ी होंगे। वो 2 खिलाड़ी होंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। इन दोनों के बीच लड़ाई होगी। सेना में कौन कौन होगा? नीतीश कुमार की सेना में कौन कौन होगा? एनडीए में जो लोग शामिल हैं वो होंगे, और उधर तेजस्वी यादव के नेतृत्व को कौन कौन, इस पर भी लड़ाई है कि क्या तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मांझी साहब साथ में होंगे, क्या कुशवाहा साहब साथ में होंगे। कांग्रेस तो साथ दे भी देगी, लेकिन इन दोनों का भी कुछ पता नहीं। मुकाबला रोचक होने वाला है, और पल पल की जो जानकारी है, जो पल पल वहां पे घटनाएं घटेंगी चुनाव को लेकर, एक तरफ कोरोना का संकट होगा, दूसरी तरफ बिहार चुनाव होगा। इन दोनों को साथ लेकर चलेगा देश, और जितना तवज्जो कोरोना संकट को देगा उतना ही तवज्जो बिहार चुनाव पर भी, क्योंकि बिहार को चुनाव कोई मामूली नहीं होता। तो हम बिहार के चुनाव की खबरें और उसका विश्लेषण इस मनकही के प्लेटफॉर्म पर लगातार देते रहेंगे। मैं अपनी बात खत्म करूं इससे पहले मैं आपको एक जानकारी दूं कि आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, प्रेम_S सिंह। ट्विटर हैंडल के लिए आप प्रेम_S सिंह पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, और मेरी जो बात है वो आप देख समझ सुन सकते हैं।
तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन बिहार के चुनाव पर मेरी नज़र बनी रहेगी और हर खबर और हर खबरों का विश्लेषण मनकही पर आपको देखने को मिलता रहेगा। आगे जब तक दोबारा ना मैं आपके पास आऊं, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और मैं आपसे विदा ले रहा हूं। नमस्कार।